हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट हैं। पर डे क्लास होगी, मैंने बोला था। आज भी नई क्लास साथ आपका स्वागत है मेरी क्लास में। ठीक है, हम लोग जानेंगे कुछ पॉइंट है, इन्हीं बातचीत करेंगे। देखो भाई, पहला पॉइंट है अवार्ड का। एग्रीकल्चर के मामले में कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मुख्य बिंदु हैं, जिन पे प्रश्न आ रहे हैं बराबर, जिन पे पेपर में ये चीज़ें तैयार हो रहे हैं। कैसे उसका स्ट्रक्चर है। अभी अवार्ड को लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा अवार्ड कौन संस्था देती है, ठीक है ना, और किसके द्वारा दिया जा रहा है, कितनी धनराशि है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। एक अवार्ड है रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, ठीक है ना। ये आईसीआर दे रहा है, इस अवार्ड को आईसीआर दे रहा है। आप यदि एग्रीकल्चर के मामले में अच्छी रिसर्च कर रहे हैं तो ये अवार्ड आईसीआर देता है। कौन देता है? आईसीआर, ठीक है। दूसरा अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज। कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज। ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है वर्ल्ड फूड फेडरेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फेडरेशन है, ये उस अवार्ड को दे रहा है। तो कौन दे रहा है? वर्ल्ड फूड फेडरेशन दे रहा है, ठीक है ना। इस अवार्ड को वर्ल्ड फूड प्राइज फेडरेशन दे रहा है। आप यदि एग्रीकल्चर के मामले में, एग्रीकल्चर या उसकी अलाइड साइंस के मामले में आप कोई अच्छी डेवलपमेंट लाते हैं, कोई अच्छा वर्क करते हैं, तो फिर ये अवार्ड दिया जाता है। तीसरा अवार्ड जानते हैं। एक अवार्ड है नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन ई बोरलाग अवार्ड, ये अवार्ड एक फर्टिलाइजर कंपनी है, वो इस अवार्ड को दे रही है, ठीक है ना। एक फर्टिलाइजर कंपनी है, उसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। क्या नाम है? कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक कंपनी है फर्टिलाइजर की, वो इस अवार्ड को देती है। और इसमें 5 लाख रुपए जो धनराशि है, 5 लाख रुपए है, ठीक है ना। और एक मेडल मिलता है, एक मेडल देती है। तो इसमें क्या है? एक गोल्ड मेडल है, आपको गोल्ड का मेडल मिलेगा, और एक ठीक है ना। तो इस अवार्ड को कौन दे रहा है? कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है ना। ये मुख्य अवार्ड थे, ये मुख्य क्या थे? ये अवार्ड थे मुख्यता वाले। और हम जान लेते हैं कुछ अवार्ड हैं। तो एक है पंजाब राव देशमुख, देशमुख अवार्ड, पंजाब राव देशमुख अवार्ड। ये कौन दे रहा है? ये अवार्ड आईसीआर दे रहा है महिलाओं को। किसको मिलता है? महिलाओं को मिलता है, ये फॉर वुमेन के लिए है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, यदि वुमेन के लिए किसी अवार्ड की बात होती है तो पंजाब राव देशमुख अवार्ड है। आप महिलाएं जो अच्छी रिसर्च या रिसर्च करती हैं उनके लिए अवार्ड है। देता कौन है? आईसीआर देता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? 1 लाख धनराशि दी जाती है। कितनी? 1 लाख। इसकी जो धनराशि है वो 1 लाख है इस अवार्ड की। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग।
एक अवार्ड और जान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एक अवार्ड और है, उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अवार्ड। चौधरी चरण सिंह अवार्ड। चौधरी चरण सिंह अवार्ड है। ये आप हिंदी या इंग्लिश के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप जर्नलिज्म, कोई पत्रिका छापते हैं, कोई आर्टिकल छापते हैं, तो फिर आपको ये अवार्ड मिलता है। खासकर आर्टिकल न्यूज़पेपर में, किसी मीडिया चैनल पे आपकी यदि आर्टिकल छप रहा है और आप अच्छे अच्छे आर्टिकल दे रहे हैं एग्रीकल्चर के मामले में, तो फिर इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है ना। ये अवार्ड चौधरी चरण सिंह अवार्ड ICAR के द्वारा दिया जाता है, और इसमें भी जो धनराशि है वो 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए धनराशि ICAR देता है, और उन व्यक्तियों को देता है जो जर्नलिज्म के मामले में अपनी आर्टिकल छापते हैं, अच्छा आर्टिकल निकालते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो इससे क्वेश्चन फंसेगा और आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पहला पॉइंट हो गया है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये है पत्रिका का मामला। पत्रिका एक्चुअली है क्या, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो पूछता है कि ये पत्रिका कहाँ से निकलती है, मंथली है या फिर क्वार्टरली है, तो इस बेस पे क्वेश्चन बनता है, या कौन सा इंस्टीट्यूट इस पत्रिका को निकालता है। ठीक है ना। हम लोग पहले बात करते हैं, पहले एक पत्रिका है फल फूल। क्या है? फल फूल। फल फूल पत्रिका है। ठीक है ना। इसको कौन निकालता है? इसको ICAR निकालता है। ये पत्रिका ICAR के द्वारा निकाली जाती है, और ये पत्रिका ICAR के द्वारा निकाली जाती है। हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि ये पत्रिका त्रैमासिक है। ठीक है ना। त्रैमासिक है। ये पत्रिका क्या है? त्रैमासिक है। फल फूल पत्रिका हो गई। दूसरी पत्रिका है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। ये पत्रिका भी ICAR ही निकालता है। ये पत्रिका ICAR निकालता है। ठीक है ना। तीसरी पत्रिका के बारे में जानते हैं, और पत्रिका है, अगली पत्रिका है खेती। खेती। खेती ये भी नई दिल्ली से निकलती है। नई दिल्ली से निकलती है। खेती जो है नई दिल्ली से निकलती है, और ये पत्रिका मंथली है। ये क्या है? मंथली पत्रिका है, मंथली है। ठीक है ना। खेती मंथली है, नई दिल्ली से निकलती है। कुरुक्षेत्र ICAR से निकलती है। फल फूल ICAR से निकलती है, और त्रैमासिक है। ये पत्रिकाएं हैं मुख्यतः। हम लोग इन पत्रिकाओं की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उस क्वेश्चन को हर हाल में करवाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है? एक्चुअली था क्या कि बीजों की प्रमाणता, बीजों की शुद्धता को तय करने के लिए क्या हुआ, इस आयोग का गठन हुआ, इस कॉर्पोरेशन, इस निगम का गठन हुआ, सीड, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1963 में। कब हुई? 1963 में। 1963 में स्थापना हुई, और फिर एक एक्ट आया कब? तो सीड एक्ट कब आया? सीड एक्ट आया कब? आया सीड एक्ट? सीड एक्ट जो आया वो आया 1966 में, 1966 में। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1963 में। सीड एक्ट कब आया? 1966 में। और सीड एक्ट लागू कब हुआ? सीड एक्ट ये अप्लाई कब हुआ? ये अप्लाई कब हुआ? 1969 में। ठीक है।
तो ये पॉइंट ध्यान रखें आप लोग कि यदि वो पूछता है कि सीड एक्ट लागू कब हुआ, तो 1969 में लागू हुआ। सीड एक्ट कब बना? 1966 में बना। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? वो हुई 1963 में। हम थोड़ा, तो एनएससी की बात आई, थोड़ी बात और कर लेते हैं, हम जान लेते हैं बीजों के बारे में कि कौन से बीज का क्या, कैसे बनता है बीज, और किस बीज का क्या टैग कलर है, कितनी शुद्धता होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक बीज होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड होता है ये सीड, इस सीड से एक सीड में आता है ब्रीडर। ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड में आता है। और इस सीड का जो टैग होता है, टैग कलर होता है, वो कैसा होता है? गोल्डन। वो कैसा होता है? गोल्डन। टैग कलर पूछाता है कि टैग कलर कैसा है, तो गोल्डन होता है इसका। शुद्धता इसकी 100% होती है। शुद्धता कितनी होती है? 100% इसकी शुद्धता होती है। जो शुद्धता की बात की जाए, तो शुद्धता 100% शुद्धता है इसकी। ये बीज सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटियों और जो संस्थान हैं, जहाँ संस्थानों पे बीज का उत्पादन हो रहा है, उनके लिए ये बीज उपलब्ध होता है। ये बीज किसानों को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ब्रीडर सीड, उसका टैग गोल्डन होगा। ये किससे बनाया जाता है? ये न्यूक्लियस सीड से बनाया जाता है। इसके बाद हम आगे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये बीज जो है, इस बीज के द्वारा फिर एक और बीज बनाया था, उसका नाम है फाउंडेशन बीज। उसका नाम है फाउंडेशन। फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो होता है वाइट। क्या होता है? वाइट होता है टैग का कलर। और शुद्धता का जो प्रतिशत है वो है 99%। कितना है? 99% में शुद्धता पाई जाती है। 99% ये बीज शुद्ध होता है। और इस बीज को तैयार जो किया जाता है, वो किया जाता है, विश्वविद्यालय तो करते ही करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है, जो बीज उत्पादन के देश में केंद्र हैं, वो इस बीज को तैयार करते हैं। और ये बीज किसानों के लिए उपलब्ध रहता है। इस बीज से ही किसान अपनी खेती को तैयार करते हैं। इसी बीज को सर्वोत्तम माना है किसानों के लिए। दूसरी बात, ये बीज जो तैयार होता है वो होता है ब्रीडर सीड से। आगे जब चलते हैं फाउंडेशन के बाद एक बीज आता है सर्टिफाइड। सीड, इसके टैग का कलर जो होता है वो होता है ब्लू। देखो, टैग का कलर सर्टिफाइड का ब्लू है। इसका शुद्धता प्रतिशत है 97% माना जाता है। शुद्धता परसेंट जो है इसका 97% शुद्धता पाई जाती है इसमें। शुद्धता का जो प्रतिशत है 97% है। टैग का कलर ब्लू होता है। आगे हम लोग चलते हैं। एक और प्रकार है सीड का, वो है रजिस्टर्ड। सीड। और इस बीज का जो टैग का कलर होता है वो होता है पर्पल होता है। शुद्धता का प्रतिशत इस बीज में नहीं आंका जाता है। ये बीज रजिस्टर्ड बीज किसानों के द्वारा बोया जाता है। जैसे आप अपने घरों पर, हम लोग जानते हैं हमारे घरों पर खेती होती है और हम लोग किसानी लेवल से जुड़े हुए हैं। तो जिनके यहाँ सब्जियां होती हैं, जैसे उनके यहाँ टमाटर का बीज उगाया जा रहा है, मिर्ची का बीज उगाया जा रहा है, तो वो आप रजिस्टर्ड सीड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई सीड की। देखो भाई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार पूछा गया है। गोल्डन, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम बीएचयू का, आईसीआर का हो, या फिर यूपी कैट के एग्जाम हो, या नेशनल लेवल के जो भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे भी
ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक करता हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। उसके आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन थोड़ा जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आखिर कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सबसे पहले क्या था, अमेरिका में नॉर्मन ई बोरलॉग साहब ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। और मुख्य यदि विश्व लेवल पे देखा जाए तो उनको ही, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। उसमें मुख्य जो फसल थी वो गेहूँ थी। अनाजों की फसलों पे मुख्य ध्यान दिया गया। उन फसलों उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन कुछ ऐसे चीज़ों का उपयोग किया गया, जैसे अधिक उर्वरक का उपयोग किया गया, अधिक अच्छे बीजों का उपयोग किया गया। तो इन चीज़ों की उपयोगिता से प्रयास किया गया कि फसल उत्पादन बढ़ जाए, जिससे देश जो विदेशों में जो विश्व लेवल पर डिमांड है उसको हम उसकी पूर्णता पूरी कर पाएँ। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। कौन थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो साहब थे, नॉर्मन ई बोरलॉग नॉर्मन ई बोरलॉग ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे भाई? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? तो वो थे नॉर्मन ई बोरलॉग। चाहे वो पूछे विश्व में, यदि वो पूछे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो नॉर्मन ई बोरलॉग, वो पूछे विश्व में हरित क्रांति के पिता तो भी नॉर्मन ई बोरलॉग। जब वो पूछे आपसे कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, तब आप बताएंगे, तब आप नाम लेंगे एम.एस. स्वामीनाथन का। तो भारत में, जब भारत की बात करें, भारत में हरित क्रांति के पिता, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, एम.एस. स्वामीनाथन। देखो ये थोड़ा हम जान लेते हैं एक्चुअली क्या था। 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हालांकि ध्यान दे रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, वो ध्यान दे रहे थे कि कैसे भी देश में जो भुखमरी है उस भुखमरी को कम किया जाए। जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद जनसंख्या में एकदम दशकीय वृद्धि हुई, और उस समय एक बड़ा चैलेंज आया कि कैसे भी जनता को कैसे हम भोजन दे पाएँ, क्या हम प्रयास करें जिससे लोगों की भोजन की व्यवस्था हो। और तभी बात हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की 1960 में। लेकिन तब तक 62 का युद्ध हुआ, और युद्ध में हम लोग बड़ी मतलब ये कहो कि बहुत बुरा हम लोग युद्ध लड़े, लेकिन भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और हम उस युद्ध से जैसे कि तैसे निकल पाए। फिर एक बड़ा चैलेंज आया कि कैसे भी जनता को अब भोजन की पूर्ति की जाए। फिर उन्होंने एक्चुअली था क्या कि अपने यहाँ वो उन्नतशील बीज नहीं थे जो अच्छा उत्पादन दे सकें। फिर उन्होंने कैसे बात की, उसमें मुख्य जो साइंटिस्ट थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। उनसे कहा कि आप कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन देश की जनता के लिए भोजन की व्यवस्था करो। शायद आपको मालूम भी हो, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कि हम लोग देश के सैनिकों के लिए एक दिन का व्रत रखेंगे, जिससे उनके भोजन की, उनकी सामग्री की परिपूर्ति कर सकें। तो एम.एस. स्वामीनाथन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिएगा, कैसे भी भोजन की व्यवस्था करो। तब उन्होंने फ़ोन किया और अमेरिका से ये पूछा कि मुझे आपके यहाँ से बीज चाहिए, वो उन्नतशील बीज जो अपने देश में उग सकें और उत्पादन की वृद्धि हो।
लर्मा रोजो, सोनारा 63, ये वैरायटियाँ आई वहाँ से, जिसने भारत में एकदम उत्पादन की वृद्धि की। 1963 में इन वैरायटियों को मंगाया गया अमेरिका से भारत में। एम एस स्वामीनाथन साहब ने ही अपने भारत में हरित क्रांति की नींव डाली, हरित क्रांति को बढ़ाया, हरित क्रांति को नई दिशा दी। और सबसे ज़्यादा सीरियल्स यानी कि अनाजों की फसलों में उत्पत्ति हुई। अनाजों की फसल में क्या हुआ? फसलों में वृद्धि हुई। तो मुख्य असर ये पड़ा कि 62 का युद्ध झेलने के बाद 63 में जैसे ही इन बीजों को मंगाया गया, वहाँ से बहुत कम मात्रा में बीज आए थे, उनको फिर देश में ग्रो किया गया, क्योंकि वो इतनी हाई प्रोडक्टिव थे। और अधिक कुछ इसके एम भी रखे गए ग्रीन रिवोल्यूशन के, कि हम कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, नए बीजों को, उन्नतशील बीजों को, एवं अधिक उर्वरक का उपयोग करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यही चीज़ उन्होंने अपनाई। और जैसे जैसे इनका उपयोग किया, अच्छा उत्पादन हुआ, देश में एक अच्छी फसल पैदा हुई। हरित क्रांति। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द दिया है, हरित क्रांति शब्द दिया है विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने दिया। कब दिया? 1968 में, ठीक है ना। हरित क्रांति शब्द 1968 में विलियम गॉड ने दिया था। ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट ही थे, ठीक है। और एक बात और जान लो, नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में क्या दिया गया? 1970 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया पीस, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी बचे हुए 5 पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है ना। बड़ी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे दिया था। पीस वाला दिया जाता है, शांति वाला दिया जाता है, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। हरित क्रांति पर जान लेते हैं, कुछ क्रांति के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन, ठीक है ना। सिल्वर क्रांति, अंडा उत्पादन से, पिंक क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन या पिंक क्रांति। ये बड़ा ध्यान रखना, प्याज भी है इसका, इसके साथ प्याज है और प्याज के साथ में झींगा भी है। प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन दोनों ही। लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन में, ठीक है ना। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन में है। और जान लेते हैं सफेद क्रांति, वर्गीकृत सामग्री थी दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। अमूल कहाँ पर है? अमूल गुजरात में,
NDTV गुजरात में MS स्वामीनाथन को क्या किस संबंध थे वो संबंधित हैं ग्रीन रिवोल्यूशन से, ठीक है ना। ये क्रांति के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्रांति थी उनके बारे में हम लोग बातचीत की। आप हमें बताइएगा, हम फिर एक एक जैसे हरित क्रांति की बात हुई, जितनी क्रांतियाँ हैं उनके बारे में फिर एक क्लास वाइज क्लास डाल देंगे, वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। आप उन्हें देखते रहिएगा। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फल फूल सब्जियों का मसालों का अध्ययन करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 4 शाखा आती हैं, फ्लोरिकल्चर, ऑलरिकल्चर और पोमोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हम लोग एक एक करके जानते हैं। फ्लोरिकल्चर में क्या है, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, ठीक है ना। पोमोलॉजी सब्जियों का अध्ययन, और चौथी है PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, संरक्षण विज्ञान, संरक्षण वाली जो चीज़ें हैं, वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें संरक्षण वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और जान लो, हम लोग शाखाओं की बात कर रहे हैं। एक शाखा है फाइकोलॉजी और एक है शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन का अध्ययन, मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन कहो, उसे मछली का अध्ययन करते हैं, मछली पालन का अध्ययन। बड़ा कंफ्यूजन रहता है मछली पालन का मछली का अध्ययन। एक्चुअली है क्या, पिसीकल्चर और एक्वाकल्चर में अंतर है। एक्वाकल्चर में हम जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं और पिसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। मछली पालन का अध्ययन हो गया। उसके बाद आते हैं, एक आता है चलिए हमने कुछ प्रश्नों पर अप्रोच किया। हर रोज नए प्रश्नों के साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे उन्हीं के बारे में, ठीक है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मैं देता रहूँगा अपने सेशन में। ठीक है, थैंक यू क्लास। और कोई आपको
कमेंट करना है, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मेहनत करते हुए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हम लोग ठंड का विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों बाद में उन चीज़ों पे विस्तृत चर्चा करूँगा जिन प्रश्नों पे आप बातचीत करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।